हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 26 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। इंडिया में कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की है सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली एग्जिटेड फ्रॉम सर्विलियंस फ्रेमवर्क ऑफ यूरोपियन यूनियन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीस। थर्ड है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 68 मेंबर्स हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ है, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड रेफर केसेस टू इट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ये 5 जजेस का बेसिकली बना होता है। 5 से ज़्यादा जजेस भी इसमें हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लॉ से रिलेटेड, ऐसे मैटर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। करंट अफेयर्स देखते हैं। समीर कामत को न्यू चेयरमैन बनाया गया है डीआरडीओ का। अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, इन्होंने अपॉइंट किया है समीर वी कामत को एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स इनको सेक्रेटरी भी बनाया गया है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एंड चेयरमैन भी बनाया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये रिटेन करेंगे पोस्ट टिल द एज ऑफ 60 फर्दर ऑर्डर्स तक गवर्नमेंट के। देन इनकम्बेंट जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, इनको साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर का। डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में आफ्टर कंबाइनिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन। R&D विंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। देन विजन क्या है कि इंडिया को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना एंड सेल्फ रिलायंस जो है अचीव करना क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, एंड आर्म्ड फोर्सेस को इक्विप करना विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम से। नेक्स्ट देखते हैं, बोइंग 787 एयरक्राफ्ट जो हैं इनको एग्जेम्प्ट किया गया है गगन से टिल 2025। एग्जाम्पशन क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पे बोइंग 787 में कुछ डिज़ाइन चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। एंड गगन जो है, गगन के बारे में पढ़ लेते हैं। गगन बेसिकली जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है जिसको जॉइंटली डेवलप किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने। एंड इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? टू प्रोवाइड लेटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस, कि जैसे ही एयरक्राफ्ट जब एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है रनवे के ऊपर, तो वहाँ पे उसको गाइडेंस दी जाती है। और प्रिसीजन जो है इसकी ज़्यादा देखी जाती है स्मॉल एयरपोर्ट्स में। और ये फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जिसको डेवलप किया है इंडिया ने एंड नेबरिंग कंट्रीज़ ने इक्वेटोरियल रीजन में। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी के साथ। देन प्रोवाइड करना बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ओवर इंडियन एयर स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंडर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को डेवलप किया जाएगा आगरा सिटी के लिए। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है ये, साइन किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देन उत्तर प्रदेश जल निगम एंड विश्वराज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे आगरा में अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली एक तरह का पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें प्राइवेट एजेंसी कौन सी है? विश्वराज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इनिशियल ईयर्स जो हैं उसमें जो पैसे दिए जाते हैं प्राइवेट एजेंसी को, जो गवर्नमेंट देती है वो एनुअल मोड में देती है, मतलब एनुअली देती है और एक फिक्स अमाउंट होती है। जैसे मान लो कि अगर 15 ईयर्स का प्रोजेक्ट है या 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जो है वो गवर्नमेंट रेगुलर पेमेंट देगी, बट उसके बाद जो है वेरिएबल पेमेंट होगी। वेरिएबल पेमेंट का मतलब क्या है कि जो लास्ट के 6 ईयर्स या 5 ईयर्स जितने भी बचे हैं उसमें गवर्नमेंट पैसे देगी डिपेंडिंग अपॉन द एसेट क्रिएशन, कि क्या नया एसेट क्रिएट हो रहा है और क्या उसमें नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। देन ये प्रोजेक्ट है, इसका एम क्या है कि एग्जिस्टिंग सीवरेज प्रॉब्लम्स जो हैं उसको एड्रेस करना आगरा सिटी में, जो बेसिकली पोल्यूट करते हैं यमुना रिवर को, क्योंकि आगरा सिटी जो है ये यमुना रिवर के बैंक्स पे है। देन इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी तरह का वेस्ट डिस्चार्ज जो है वो यमुना रिवर में नहीं किया जाएगा और जो पोल्यूशन लोड है रिवर का उसको कम किया जाएगा। यमुना रिवर देख लेते हैं। यमुना रिवर जो है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो ये आपने याद रखना है। देन इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है?
टॉन्स है, बेटवा, ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है, टॉन्स, बेटवा, चंबल, सिंध, हिंडन एंड कैन, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की। टॉन्स जो है ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना जो है ये गंगा के साथ मिलती है इलाहाबाद में, या जो मॉडर्न नेम है प्रयागराज में, और प्रयागराज में ही जो है कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पब्लिश किए हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट जो है हो सके वेस्ट बैटरीज की। न्यू रूल्स जो हैं ये रिप्लेस करेंगे बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 को। रूल्स जो है इसमें कवर की गई हैं ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज एटसेट्रा। देन रूल्स जो हैं ये फंक्शन करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है बेसिकली जो प्रोड्यूसर है और इसमें इंपोर्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो ये क्या करेंगे बेसिकली, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो बैटरीज ये सेल कर रहे हैं उसकी जब बैटरीज वो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है बैटरी की, तो उसकी जो कलेक्ट करना है उसको वेस्ट बैटरीज को कलेक्ट करना है, और उस वेस्ट बैटरी में से जो यूजेबल मटेरियल है उसको रिकवर करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोड्यूसर्स की। देन ईपीआर जो है ये मैंडेट करता है कि ऑल वेस्ट बैटरीज जो हैं वो कलेक्ट की जाएं और भेजी जाएं रिसाइकलिंग या रिफर्बिशमेंट यूनिट्स के पास। एंड इसमें प्रोहिबिट किया गया है कि वेस्ट जो होगा बैटरीज का उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा लैंडफिल्स में, ना ही इनकी इंसिनरेशन की जाएगी। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के अंडर उसको जला दिया जाता है। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो उनको इंगेज करना पड़ेगा खुद को, एंड मतलब वो खुद भी कर सकते हैं और किसी को ऑथोराइज भी कर सकते हैं उस डिस्कार्डेड बैटरी को कलेक्ट करने में, रिसाइकल करने में एंड रिफर्बिश करने के लिए। देन रूल्स जो है ये प्रमोट करते हैं कि न्यू इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा वेस्ट कलेक्शन में एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस में वेस्ट बैटरीज की। देन प्रिंसिपल जो है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा ये, जिसमें क्या होगा कि अगर जो प्रोड्यूसर है अगर वो डिस्कार्डेड बैटरीज कलेक्ट नहीं करता है, रिफर्बिश नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, जिसको पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के अंडर कंसिडर किया गया है। एंड ये जो कंपनसेशन होगा ये यूटिलाइज किया जाएगा फिर इन बैटरीज को कलेक्ट एंड रिफर्बिश करने के लिए एंड रिसाइकल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूली आइडेंटिफाइड जीन जो है ये क्लू हो सकता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। पढ़ते हैं डिटेल में। एक ऐसा जीन आइडेंटिफाई किया गया है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है फंगल इन्फेक्शन को, जैसे कैंडियासिस है एक फंगल इन्फेक्शन का नाम। ये बेसिकली ऐसे पेशेंट्स को होती है जो आईसीयूज में होते हैं और किसी डिजीज से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आईसीयू पेशेंट्स हो गए, इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स हो गए, और ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे एड्स जैसी बीमारी होगी, देन टीबी जैसी बीमारी होगी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव जो है थेरेपीज दी जाती हैं। देन जीन जो है कॉल्ड CSA6, इस जीन का नाम आपने याद रखना है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस में ये पाया गया है, एक फंगल स्पीशीज़ है जो बेसिकली क्या करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी देखी गई है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। किसमें होता है ये, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में, जैसे एड्स और कैंसर ट्रीटमेंट जैसे पेशेंट में, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन ये फंगल स्पीशीज जो है ये रिजाइड करती है जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की। इट मीन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, वो हमारी बॉडी का, एंड यूरिनल ट्रैक्ट है, वहाँ पे ये फंगल स्पीशीज जो है पाई जाती है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। बट क्या होता है कि जब कोई ऐसी डिजीज हमें हो जाती है एड्स जैसी, तो यही फंगल स्पीशीज जो है एक पैथोजन बन जाती है। देन उसमें क्या होगा बेसिकली, फिर होस्ट जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है इन्फेक्शंस क्रिएट कर देता है बॉडी में, और ये जो जीन है CSA6 ये एक हेल्पफुल प्रूव हो सकता है ऐसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये होस्ट करेंगे वर्चुअल सेशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम वाटर वर्क वीक 2022। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 24 से सितंबर 1 तक। देन वर्ल्ड वाटर वीक जो है एनुअल इवेंट है, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। किस लिए, एड्रेस करने के लिए जो ग्लोबल वाटर इश्यूज चल रहे हैं
एंड उससे रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। इस कॉन्फ्रेंस में एक वर्चुअल कीनोट एड्रेस किया श्री जी अशोक कुमार ने, जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, और इन्होंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी अर्थ गंगा के ऊपर, जिसमें इलेबोरेट किया गया कि कैसे जो है ये मॉडल काम करेगा और अभी तक क्या इंटरवेंशंस इसमें की गई हैं। अर्थ गंगा का मतलब क्या है, बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो मेनली फोकस किस पे करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर गंगा रिवर से रिलेटेड। पढ़ते हैं डिटेल में। अर्थ गंगा जो है ये 6 वर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है बेसिकली कि फार्मिंग की जाती है बट विदाउट एनी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स या कुछ भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है वो नेचुरल होगा और दूसरा लोकली अवेलेबल होगा। ज़ीरो बजट का मतलब है कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर किसी भी तरह का खर्च नहीं करना है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, जो एक केमिकल फ्री फार्मिंग है। ये रिवर के दोनों साइड की जो 10 किलोमीटर तक की रेंज है उसमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट की जाएगी। देन काऊ डंग को प्रमोट किया जाएगा कि काऊ डंग जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाए वो थ्रू गोबर्धन स्कीम। देन मोनेटाइजेशन की जाएगी एंड रीयूज़ किया जाएगा स्लज एंड वेस्ट वाटर को, और ये यूज़ किया जा सकेगा इरीगेशन, इंडस्ट्रीज एंड रेवेन्यू जनरेशन के लिए लोकल बॉडीज़ का। देन लाइवलीहुड जनरेशन होगी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी जिसमें लोग जो है अपने लोकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज़ की जाएगी एंड स्टेक होल्डर्स एंड लोगों के बीच में ये जो पार्टिसिपेशन है इसको बढ़ाया जाएगा जो भी रिवर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देन प्रमोट किया जाएगा कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को गंगा रिवर्स के आसपास, जैसे कि बोट टूरिज्म हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए, योगा एक्टिविटीज़ होगी। देन प्रमोट किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर किया जाएगा वाटर गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? मुल्लांपुर रीजन में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हॉस्पिटल जो है 660 करोड़ के बजट से बनाया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर की हेल्प से, जो एक एडेड इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 300 बेड कैपेसिटी है इसकी एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ इसमें मिलेंगी जो भी ज़रूरी हैं कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। देन होमी भाभा के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिस्ट थे ये होमी जहांगीर भाभा। इनका बर्थ हुआ था 1909 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कॉस्मिक रेज रिसर्च यूनिट। एक इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई, दैट इज़ TIFR, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये। देन होमी भाभा ने कन्विंस किया देन प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू को कि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करें। देन इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की न्यूक्लियर वेपन्स पे 1944 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1948 में। ये फर्स्ट चेयरमैन भी रहे इस कमीशन के। देन होमी भाभा ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में 1955 में। ये प्रेसिडेंट भी रहे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन जेनेवा। देन इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने एक MOU साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। किस लिए? बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पैकेज जो है प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन को अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। देन इसमें एक आयुष्मान भारत ट्रांसजेंडर प्लस एक कार्ड बनाया जाएगा जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी को दिया जाएगा, जिसमें इसको लिंक किया गया है स्माइल स्कीम के साथ। स्माइल स्कीम जो बेसिकली इसमें ट्रांसजेंडर और जो बैगर्स थे इनको रिहेबिलिटेट करना था। और 50 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, मतलब 50 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। देन कॉस्मेटिक सर्जरी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्मेटिक सर्जरी का भी स्कीम में प्रोविज़न है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अवेल कर सकती है। और इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोवाइड कर रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को गवर्नमेंट स्कीम के अंडर। देन कोई भी पर्सन जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी को बिलोंग करता है, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी पार्ट से हो इंडिया के, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। देन स्कीम जो है ये कवर करेगी ऑल ट्रांसजेंडर जो किसी और स्टेट या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पार्ट नहीं है। इट मीन्स कोई सिमिलर फैसिलिटीज़ किसी दूसरी स्कीम से जो नहीं ले रहे हैं वो सारे यहाँ पे क्या होंगे? बेनिफिशरीज होंगे। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, इसके अंडर फ्री कवरेज जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की गई है
5 लाख पर फैमिली पर ईयर किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़। देन किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फैमिली साइज के ऊपर, एज, जेंडर के ऊपर। बस इतना याद रखना आपने, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। देन बेनिफिट्स जो हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, कवर दोनों ही तरह के कवर किए गए हैं। एक्सपेंडिचर जो है इसको प्रीमियम पेमेंट के थ्रू शेयर किया गया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में स्पेसिफाइड रेशो में। स्टेट एंड सेंटर की जो रेशियो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 40% स्टेट का शेयर होगा। देन इसमें कौन कौन से कवर हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं और यूटीज विद लेजिस्लेचर जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके लिए 60:40 है। देन 90:10 जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए। कौन कौन सी हिमालयन स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। इसके अलावा 100% सेंट्रल फंडिंग है यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आपने याद रखनी है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें फैमिली को डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जाते हैं, एक कार्ड बनाया जाता है। उस कार्ड के अंडर, वो कार्ड के थ्रू एक पर्सन जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसमें कुछ सर्जरीज भी इंक्लूड हैं और उस कार्ड की जो लिमिट होगी वो 5 लाख रुपीज़ होगी और उस कार्ड से वो पैसे जो है फिर वो हॉस्पिटल वो डिडक्ट कर लेगा। ये कुछ लास्ट सेशन के MCQs हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।